हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएसई। आज मैं आपके साथ कोई भी थॉट शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे आज अपने थॉट्स बताएंगे। आप मुझे आज अपनी इंस्पिरेशन बताएंगे कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जैसे आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा, उसका एयर मास और फ्रंट पे आने के पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ मैं पहले। देखिए, वेदर ऑफ हाई लैटिट्यूड यानी जो उच्च अक्षांश है, वहाँ का वेदर या मौसम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है। वो सीधा साधा हमारे इक्वेटोरियल रीजन, मतलब ये जो बीच वाली पट्टी है इस एरिया का, इसकी तरह नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादातर हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर सूर्य की किरणों से गर्मी होती है और वो ही ज़्यादातर आपके जो भी मौसम के फैक्टर्स हैं उसे रन करता है। लेकिन हाई लैटिट्यूड, यहाँ जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर नॉर्थ में ऊपर जाएंगे, साउथ में यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये फैक्टर्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये सूर्य की किरणें उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। तो थर्मल रीजन्स यानी जो तापमान से बदलने वाले जो मौसम के फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो फिर क्या काम करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो डोमिनेंट रोल जो होता है, यानी जिसका जो मेन रोल है जिन फैक्टर्स का, वो कौन से हो गए? आपके लोकल यानी जो स्थानीय रोल हैं, स्थानीय जो चीज़ें हैं। अब स्थानीय चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन यानी जो ऊपरी शोभमंडलीय परिसंचरण है, जो हवा चल रही है, प्रेशर डिफरेंस है, यानी दाब में भिन्नता है, अलग अलग दाब, तापमान नहीं, दाब सिर्फ, उस कारण। और निम्न दाब उच्च दाब के क्षेत्र बनते हैं, है ना, बादलों का बनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब कुछ जेट स्ट्रीम्स हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह। ये साइक्लोन्स मैं आपको अलग से एक लेक्चर लेके दिखाऊंगा, तो अभी उसकी आप चिंता ना कीजिए, सिर्फ उसका एक छोटा सा हम इंट्रो देखेंगे आज। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि सूर्य की किरणें ना होते हुए बल्कि कुछ अलग कारण है जिस कारण यहाँ का उत्तरी अक्षांशों का जो मौसम है वो प्रभावित होता है। तो अब देखते हैं जो आज का टॉपिक्स हम कवर करने वाले, एयर मास यानी वायु राशियाँ, वो क्या होती है। तो ये वायु का वह वृहद भाग, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम विज्ञान से संबंधित है। तो ये वायु का वह वृहद भाग है, बहुत ही बड़ा भाग है, जिसमें तापमान और आर्द्रता यानी इसकी आपकी टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट, ये दोनों ही क्षैतिज भिन्नताएं इसमें बहुत कम होती हैं, यानी बहुत ही यूनिफॉर्मिटी, बहुत ही सिमिलर होगा, एक जैसी होगी। जो तापमान में फ़र्क, आप एक बहुत बड़ा एयर मास लेंगे तो जो तापमान यहाँ होगा, तो जो तापमान और आर्द्रता वो यहाँ पर होगी, दूर आपके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव लार्ज एयर मास बॉडीज़ होती हैं, मतलब हज़ारों किलोमीटर तक फैली होती हैं, और इसकी ऊंचाई भी ट्रोपोपॉज यानी शोभ मंडल या शोभ सीमा तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, उसे बोलते हैं हम इसीलिए एयर मास यानी वायु राशियाँ। तो आपने दो चीज़ें देखी, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर यानी तापमान और आर्द्रता, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा जब हम क्षैतिज दिशा में इस तरह से मूव करेंगे। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एयर मास के। अब आप सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखिए, बस ज़्यादा इधर उधर ना पढ़ना है ना समझना है, कुछ सिर्फ इस फिगर को अच्छे से माइंड में बैठाना है। आप ये जानते हैं ये है कॉन्टिनेंट का एरिया, यानी ये है एक महाद्वीप। तो महाद्वीप का जो एरिया है उसके आसपास क्या है? महासागर। ये आप समझ गए। अब अगर ये महाद्वीप काफ़ी ज़्यादा ऐसे अक्षांशी विस्तार है इसका, है ना, ऊपर तक फैला हुआ है, ये है पृथ्वी, तो ये यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़ा अगर ये फैला हुआ है, इसका अक्षांश यहाँ पे अलग अलग काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, तो क्या होगा? अगेन कुछ हिस्सा इसका हो सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में आ जाए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाए, कुछ हो सकता है कि ये उपोष्ण या पोलर रीजन तक, ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ तक चला जाए। इतना समझ में आया ना? बस अब आपको इन नामों पे ध्यान देना है, अभी हिंदी में भी बताऊंगा मैं आगे इसको। तो ये है मैरीटाइम पोलर। अब मैरीटाइम वर्ड जो यूज़ होता है वो पानी से या फिर सेलिंग से रिलेटेड या सागर से रिलेटेड यूज़ होता है, ठीक है। तो मैरीटाइम पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा कहीं पे ध्रुव के आसपास का एरिया, ये ध्रुव, तो ध्रुव से पास में जो पड़ रहा है तो वो पोलर हो गया। अब अगर ये मैरीटाइम है और ये कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल पोलर। ये जो हिस्सा, ये मैरीटाइम पोलर, ये कॉन्टिनेंटल पोलर। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं इसे। सिर्फ ये दो चीज़ आपने देखना है, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर। उसी तरह से क्योंकि ये पोल्स के पास का एरिया है तो पोलर हो गया यानी ध्रुवी हो गया। अब अगर ट्रॉपिक्स के आसपास का एरिया तो मैरीटाइम सेम
जो पानी के ऊपर की जो वायु राशि होगी वो मैरीटाइम हो जाएगी। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये समझ में आया। ये महाद्वीप के ऊपर जो वायु राशि होगी वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल क्लियर है कि ये ज़्यादा गर्म होगा रिलेटिव टू इसके, ये तो आप जानते ही हैं। और अगर हम और ऊपर ध्रुव के पास जाएंगे, आर्कटिक ओशन के आसपास, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो अगर इनके नामों में ही मैरीटाइम, कॉन्टिनेंट, ये सब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पानी से रिलेटेड और महाद्वीप से रिलेटेड, इसका मतलब ये है कि ये जो भी एयर मास है, जो वायु राशियाँ हैं, ये कहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ पिक कर रही हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इन्हें मिल रही है उस रीजन से, उस क्षेत्र से। अगर वो कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल कहलाया, मैरीटाइम यानी सागर के ऊपर है तो मैरीटाइम कहलाया। तो इस तरह से इनको अलग अलग आइडेंटिटी मिलती है, इतना आपको समझना है बस। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है, जैसे महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग, ये जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताई। तो इनके उद्गम क्षेत्र अभी हम हिंदी में भी देखेंगे। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपी यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपी। फिर ध्रुवीय महासागरीय तो मैरीटाइम पोलर, और ध्रुवीय महाद्वीपी तो कॉन्टिनेंटल पोलर, और एक होता है महाद्वीपीय आर्कटिक, यानी वो महाद्वीप का हिस्सा या लैंड का या मैदानी क्षेत्र जो आर्कटिक के आसपास वाला हिस्सा हो। तो क्योंकि देखिए अंटार्कटिका से ना बहुत दूर दूर है, कुछ भी आसपास कोई लैंडमास है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ आर्कटिक के आसपास ज़्यादा लैंडमास है। जैसे रशिया का पूरा क्षेत्र हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे कनाडा है, तो इसी टाइप का एक नाम दिया गया है वायु राशि को। ठीक है, अब इतना आपको अगर क्लियर हो गया है तो गर्म और ठंडे का भी क्लियर आपको हो चुका होगा, आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रंट या वाताग्र पर। अब हमने ये जो वायु राशियाँ देखी थी, कुछ गर्म थी कुछ ठंडी थी, तो इनका आपस में रिलेशन या इनका आपस में इनकी जो सीमा है वो कैसी बनती है। तो अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको पहले बता दूं, ये है कूल एयर, ये है कोल्डर ड्राई एयर, मतलब ये है ठंडी तो ये और ज़्यादा शीत और काफ़ी शुष्क वायु, और ये है वार्म मॉइस्ट एयर। वार्म यानी गर्म, मॉइस्ट यानी जिसमें मॉइस्चर हो या आर्द्रता हो। इसका मतलब ये ज़रूर जल राशि के ऊपर से बना होगा ये वाला हिस्सा, तभी तो उसने मॉइस्चर पिक कर लेगा ना, उसमें आर्द्रता आ जाएगी थोड़ी सी। तो इनकी जो बॉर्डर या मीटिंग रीजन या जो इनकी सीमा होती है उसे हम कहते हैं फ्रंट यानी वाताग्र। ये है सीमा एक, ये है सीमा दूसरी। अब इसमें ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है, कुछ ऐसे ये राउंड राउंड सा हिस्सा है, इसको आप थोड़ा सा जब देखेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा कि मुझे किधर क्या बनाना है। तो जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य की सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं, और इस प्रक्रिया को वाताग्र जनन या फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ये आपको समझ में आया कि फ्रंट आगिर होता क्या। अब कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा देखेंगे। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अभी सिर्फ नाम पे आप ध्यान रखना, शीत, उष्ण, अचर, अधिविष्ट। ठीक है, शीत, उष्ण, अचर, अधिविष्ट। अब शीत वाताग्र का मतलब क्या हुआ, जहां पर कोल्ड से रिलेटेड कुछ है, कुछ ठंडी चीज से रिलेटेड है, यानी ठंडी वायु राशि का जहां पे डोमिनेंस है, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो देखते हैं उसका एक फिगर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र। अगर कोल्ड एयर मास यानी जो शीतल और भारी वायु वो आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशि यानी जो गर्म वायु राशि है उसको ऊपर धकेल देती है तो क्या होगा, शीत वाताग्र बनता है। वही जो मैंने आपको बताया, मतलब इसमें शीत नाम दे रहे हैं ना, तो डोमिनेंट कौन है, जो शीत वायु राशि है यानी कोल्ड एयर मास है। इट मूव्स faster than the other and it will uplift the warmer air mass upward। इसे बोलते हैं कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र। अब क्योंकि ये सडनली होता है, एकदम से होता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो काफ़ी स्टीप होता है। एक बार फिर से पीछे दिखाता हूँ, ये देखेंगे आपकी काफ़ी स्टीप स्लोप है। ठीक है, क्योंकि एकदम से हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रेजुअल स्लोप है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही धीरे धीरे ये वाला वाताग्र बना हुआ है। तो इनका सीमा क्षेत्रों का अलग तरीके से दिख रहा है, मतलब इनका इंटरेक्शन भी अलग होगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो आपको शीत वाताग्र समझ में आया। आगे देखते हैं इसमें किस तरह के बादल बन रहे हैं, थोड़ा सा आप वो भी देख सकते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब वार्म फ्रंट क्या होता है, उष्ण वाताग्र क्या होता है। तो इफ वार्मर एयर मास इज मोर एक्टिव देन कोल्ड फ्रंट
देन इट बिकम्स वार्म फ्रंट। यानी अगर जो उष्ण वायु राशि है वो ज़्यादा आक्रामक रूप से जल्दी से एकदम से चढ़ जाती है ठंडी, अब इसमें भी उष्ण वायु राशि ही चढ़ेगी, लेकिन ये जल्दी, ये ज़्यादा एक्टिव है, बस इतना ही है। क्योंकि देखिए शीत वायु राशि ठंडी होती है तो वो भारी होती है, भारी होती है तो वो नीचे रहती है, और उष्ण यानी गर्म वायु राशि थोड़ी सी जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी ना, तो वही ऊपर चले, लेकिन इसमें वो आक्रामक रूप से चढ़ रही है, तो इसीलिए इसे उष्ण वाताग्र कहेंगे। अब इसमें काफ़ी स्लोप जेंटल होता है, ये जो स्लोप है, कोण जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक जेंटल यानी बहुत धीरे धीरे, एकदम से इससे स्टीप तीखा ढलान टाइप का नहीं होगा इसमें, ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें किस तरह से होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये स्लोप लंबा होगा तो पूरे बादल भी ना ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो मेघ है, तो वर्षा भी कैसी होगी, थोड़ी थोड़ी ड्रिजल पूरी जगह होगी। और इससे पहले क्या हुआ था, ये क्यूमुलोनिम्बस एक ही जगह पे बहुत सारे क्लाउड हुए तो बहुत तेज़ से बारिश एक जगह पे ज़्यादा होगी। तो ये आपको वार्म फ्रंट भी समझ में आ गया। अब जो तीसरा प्रकार है वो है अधिविष्ट वाताग्र यानी ऑक्लूडेड फ्रंट। इसका मतलब ये कि कट ऑफ हो जा रहा है, बस आपको याद रखना है। ऑक्लूडेड का मतलब होता है कि कवर अप हो जाना या कट ऑफ हो जाना। तो वन कोल्ड एयर मास क्लाइंब ओवर द अदर कोल्ड एयर मास, वार्म फ्रंट इज डिस्ट्रॉयड। यानी कि एक कोल्ड एयर मास आया, एक इधर था, और इसका इंटरेक्शन किससे हो रहा था, एक वार्म एयर मास से, करेक्ट। लेकिन ये इतना तेज़ी से आया कि इसने इसको ऊपर उठा दिया पूरा। ये जो वार्म एयर मास है, जो उष्ण वायु राशि, इसको पूरा का पूरा ऊपर उठा दिया, और ये आके मिल गया दूसरा जो एक और कोल्ड या शीत वायु राशि है उससे। ये क्यों होगा, क्योंकि शीत वायु, ये भी अगर शीत है, ये वाली भी शीत वायु राशि है, तो ये भी नीचे होगी, और ये तो है ही नीचे क्योंकि ये शीत या कोल्ड एयर मास है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि एकदम से ये ऊपर उठ जाएगा पूरा का पूरा जो गर्म है, जिसमें मॉइस्चर भी है, तो सडनली अनस्टेबल वेदर कंडीशंस होंगी। अनस्टेबल वेदर कंडीशंस मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश या तूफान या इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसे बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, कट ऑफ ही हो गया पूरा। आपको शायद ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से फिगर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखेंगे आप, एक है ये फ्रंट और एक है ये फ्रंट। आपको स्टीप कौन सा दिख रहा है, ये वाला स्टीप दिख रहा है, जो थोड़ा जेंटल है, जो धीरे धीरे जिसका कोण कम है और ऐसे काफ़ी लंबा है, वो ये वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका कोल्ड फ्रंट और ये हो गया आपका वार्म फ्रंट। अब समझ में आया। अब आपको जो मैंने ट्रायंगल की बात बताई थी ना, कहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, कहाँ पे ऐसे स्फीयर टाइप के बनेंगे, मतलब कहाँ पे ऐसे कोण बनाना है और कहाँ पे आपको गोले बनाना है, वो अब आप देख सकते हैं। तो ये जो कोल्ड फ्रंट है, इस पर बन रहे हैं ट्रायंगल, ब्लू कलर वाले। जहाँ पे कोल्ड फ्रंट है वहाँ पे बन रहे हैं ट्रायंगल या ऐसे कोण, करेक्ट। और जहाँ पर है आपके वार्म फ्रंट, वहाँ पे ऐसे गोले टाइप के बन रहे हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसे बताने के लिए एम्प्लॉय किया गया या फिर इसको यूज़ करते हैं हर बार, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठंड में ऐसे कांटे खड़े हो जाते हैं ना, बस वो याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों का इंटरेक्शन आपने देखा। अब एक बार देखते हैं सडन, अभी आपने ऑक्लूडेड फ्रंट भी देखा था, और एक आपने जो एक अचर वो देखा था, उसमें क्या होगा ना कि जब दोनों सिस्टम एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी वो बराबरी हो जाती है दोनों की, ठंडा गर्म दोनों टेम्परेचर, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो एयर मास थोड़ा एक जैसी उनका नेचर हो जाएगा दोनों का, तो वो अचर हो जाता है, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वाला मैंने फिगर से अलग से नहीं बताया आपको। अब चक्रवात क्या होता है, तो जो ऑक्लूडेड फ्रंट आपने देखा था जब आपने अनस्टेबल वेदर कंडीशंस देखी थी, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो सकता है अब, तो तब चक्रवात आने की संभावना होती है। चक्रवात में आपको दो अलग अलग लेक्चर्स में बताऊंगा, एक बार एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और एक बार ट्रॉपिकल, यानी एक बार उष्ण कटिबंधीय कभी कभी अटक जाता है, उष्ण कटिबंधीय, और एक बार उपोष्ण वाले जो हिस्सा है या फिर जो ध्रुवीय हिस्सा है वहाँ का चक्रवात अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। मीनिंग ऑफ साइक्लोन या चक्रवात, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम, यानी तीव्र निम्न दाब का क्षेत्र। तो बहुत ही निम्न दाब एकदम से बनता है, तीव्र गति से बनता है। एक ये हो गया पॉइंट। एयर कन्वर्जेस टुवर्ड्स द सेंटर, यानी वायु केंद्र की ओर खिंचती है। क्लोज्ड आइसोबार्स, आइसोबार हल्का सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आगे हम देखेंगे जब साइक्लोन देखेंगे तो समदाब जो रेखा है वो कैसे बंद हो जाती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसका रोटेशन, इसका जो घूर्णन है वो होता है। इतना आपको देखना है साइक्लोन। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी, तीव्र निम्न दाब। दूसरी क्या थी कि एयर यानी वायु बीच की ओर खिंचती है, तो इसकी कोई जो बीच वाला जो हिस्सा है उसका कुछ नाम भी होगा ना, उसे कहते हैं आई, यानी उसकी एक तरह से आँख होती है वो। ठीक है, आपको साइक्लोन का मीनिंग समझ में, ये है आइसोबार।
अब आप देख सकते हैं आइसोबार का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर की लाइन है, तो ये देख सकते हैं 1024 प्रेशर की एक अपनी लाइन है, इससे काफ़ी दूर है 1020, उसकी दूर है 1016, तो इस तरह से अलग अलग है, करेक्ट। अब आप देखेंगे कि ये जो 1004 का जो हिस्सा है, अब यहाँ पे अगेन आप थोड़ा सा वो जो फिगर मैंने बताया था ना, ट्रायंगल किधर है, ये स्फेयर यानी गोले किधर हैं, कोण किधर है, तो इसमें आपको देखना है, मतलब एक तरफ ये फ्रंट है कोल्ड, एक तरफ है वार्म फ्रंट, करेक्ट। अब कोल्ड और वार्म फ्रंट के जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से टेम्परेचर, ये हमने टेम्परेचर देखा था, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मतलब टेम्परेचर यानी ताप में भिन्नता, उसकी वजह से दाब में भिन्नता भी आती है, यानी प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होता है। यहाँ आप देखेंगे 1004 यानी यहाँ पे 1004 मिलीबार काफ़ी हाई आपका प्रेशर है या ना दाब है, और जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कम है, ये लो या निम्न दाब या लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल आइसोबार, ये बताया था जो जिसमें अलग अलग है वो रेखाएं अपने अपने क्षेत्र में, और यहाँ पर उनका इंटरेक्शन आपस में हो रहा है, यानी जो दाब क्षेत्र है, जो आपके जो वायु राशियों का इंटरेक्शन है उसकी वजह से सडनली दाब में या प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। अब ये क्यों होगा, एक बार फिर से हम देखते हैं कि होता क्यों है आखिर ये। कहीं पर है टेम्परेचर हाई, कहीं पर है टेम्परेचर लो यानी शीत, तो ये हवाएं बहुत तेज़ी से ऐसे अंदर की तरफ घूमने लगती हैं, राउंड राउंड रोटेट होती हैं बहुत तेज़ी से। जैसे दाब में भिन्नता होगी तो हवा तेज़ चलेगी ना, ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए ये क्लोज्ड आइसोबार या बंद समदाब का क्षेत्र बनता है। कंडीशन इसकी क्या होगी लो प्रेशर क्षेत्र की, तो थर्मली इंड्यूस्ड होता है। अब अगेन ये जो आगे के 2 लेक्चर्स में बताऊंगा ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, उसमें अच्छे से मैं बताऊंगा कि कब डायनामिकली और कब थर्मली यानी ताप उत्प्रेरित और गति उत्प्रेरित कब कब होता है। अभी थोड़ा सा आप बस इतना देखिए कि हाई, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, हाई टेम्परेचर हो तब हो सकता है, यानी कि गर्मियों में होने की चांसेस इसके ज़्यादा है, ठीक है ना। एक चीज़ हमने देखी। फिर एक्स्ट्रा लो प्रेशर एट द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर काफ़ी ज़्यादा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाए तब, और कन्वेक्शनल रेनफॉल एट द इक्वेटर यानी इक्वेटर या विषुवत रेखा पर जो वर्षा की स्थिति बनती है। डायनामिकली कब होगा, यानी गति उत्प्रेरित, सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर, वही उष्ण जो वायु राशि उसको एकदम से उठा दिया, इधर से कोल्ड आई, ये अच्छा भला इनका इंट्रैक्शन चल रहा था वार्म के साथ में, ये है कोल्ड, ये है वार्म, है ना, और एकदम से क्या हुआ, इतना तेज़ी से मूव हुई कि इसको ऊपर ही उठा दिया, और यहाँ पे दूसरी कोल्ड के साथ में इसका इंट्रैक्शन हो गया, ये हो वार्म, ये सडन अपलिफ्टमेंट। अब एक्स्ट्रा लो प्रेशर एट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो अगेन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा काम कर रहा है, तो सब पोलर जो ये ध्रुव के आसपास जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होते हैं 2 जो हमने देखे थे पहले विंड सिस्टम में, इसमें अगर ज़्यादा ही लो प्रेशर बन जाए तभी होता है, और फ्रंटल रेनफॉल यानी जो दोनों वायु राशियों के इंट्रैक्शन के कारण जो रेनफॉल होगी उसके कारण निम्नदाब की स्थिति बनती है। ठीक है, तो क्विक रिकैप देखते हैं जल्दी से कि वायु राशि हमने आज देखी थी, किस प्रकार की वायु राशि है। फ्रंट देखे थे वाताग्र और साइक्लोन या चक्रवात, और लो प्रेशर सिस्टम के कारण देखे थे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए हमसे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन एंड गेट फाइन नोटिफिकेशंस, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए अगली बार मिलते हैं चक्रवात के साथ। थैंक यू।